नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये दुनिया आखिर चलती कैसे है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम मिलकर फिजिक्स की सबसे बुनियादी भाषा को डिकोड करेंगे और वो भाषा है गति। हमारे आसपास हर चीज हर पल गति में है। एक नन्ही सी तितली के पंखों से लेकर अंतरिक्ष में घूमते विशाल ग्रहों तक सब कुछ चल रहा है। पर सवाल यह है कि इस मूवमेंट को, इस गति को हम एकदम सटीक तरीके से डिस्क्राइब कैसे करें? बस यहीं पर फिजिक्स हमें वो सारे टूल्स देती है जिनकी हमें जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी सवाल से। जब हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि कोई चीज़ गति में है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ समय के साथ अपनी जगह बदलती है, उसे ही गति कहते हैं। लेकिन ये जितना आसान सुनने में लग रहा है ना, उतना है नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट छिपा है। और वो कॉन्सेप्ट है संदर्भ बिंदु, यानी रेफरेंस पॉइंट का। असल में गति हमेशा किसी और चीज के मुकाबले में होती है। जरा सोचिए, एक चलती हुई बस में बैठे सारे यात्री एक दूसरे के लिए तो रुके हुए हैं, स्थिर हैं, लेकिन सड़क पर खड़े किसी इंसान के लिए वो सभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि गति को समझने के लिए हमें हमेशा एक शुरुआती बिंदु चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट। बहुत बढ़िया। तो अब हम ये समझ गए कि गति क्या है। तो अगला सवाल क्या है? यही कि कोई चीज़ कितना चली है, इसे नापें कैसे? और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प तरीके हैं। जरा इस तितली को देखिए। ये पॉइंट ए से उड़ना शुरू करती है और एक मुड़ा हुआ रास्ता से होते हुए पॉइंट जी तक पहुंचती है। ये इसका असली रास्ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये देखें कि ये शुरू कहां से हुई और पहुंची कहां, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। और यहीं पर खेल में आते हैं दो बड़े कॉन्सेप्ट्स, दूरी और विस्थापन। दूरी का मतलब है तितली ने असल में कितना लंबा रास्ता तय किया, पूरा का पूरा पाथ। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ एक नंबर होता है। लेकिन विस्थापन वो बिल्कुल अलग है। वो बस ये देखता है कि शुरू और आखिर के पॉइंट में सबसे छोटा सीधा रास्ता कौन सा है। और क्योंकि ये एक सीधी लाइन है, इसकी एक दिशा भी होती है, इसीलिए विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब नंबर भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कोई चीज कितना चली, पर अब सवाल यह है कि वो कितनी तेजी से चली। इसके लिए हमें गति की रफ्तार को मापने वाले कुछ नए टूल्स को समझना होगा। और यहां भी हमारे पास दो शब्द हैं, चाल यानी स्पीड और वेग यानी वेलोसिटी। चाल तो बस कार के स्पीडोमीटर जैसी है, वो सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है। लेकिन वेग में एक एक्स्ट्रा बहुत जरूरी चीज होती है, दिशा। जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर, ये वेग है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वेग यानी वेलोसिटी एक जैसी ना रहे? मतलब जब कार की स्पीड बढ़ती है या ब्रेक लगाने पर कम होती है या फिर वो कोई मोड़ लेती है, तब क्या होता है? बस इसी बदलाव को नापने के लिए हमारे पास एक और टूल है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। त्वरण हमें यही बताता है कि किसी वस्तु का वेग यानी उसकी स्पीड या उसकी दिशा कितनी तेजी से बदल रही है। और हां, यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब है बहुत तेज जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में बदलाव, चाहे स्पीड बढ़े, घटे या सिर्फ दिशा बदले। अगर वेलोसिटी में जरा भी बदलाव हुआ तो वहां त्वरण है। और हां, इसे कैलकुलेट करने का एक सीधा सादा फॉर्मूला भी है। आपको बस फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाना है और उसे इस बदलाव में लगे टाइम से डिवाइड कर देना है, बस। तो अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ हम मोशन के अलग अलग पैटर्न को पहचान सकते हैं। जैसे हाईवे पर चलती कार की एक समान गति, या ट्रैफिक में फंसी कार की असमान गति, या फिर पृथ्वी के चारों ओर घूमते किसी सैटेलाइट की एक समान वृत्तीय गति। और सबसे मजेदार बात, सैटेलाइट की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, पर क्योंकि उसकी दिशा लगातार बदल रही है, वो भी एक्सीलरेट कर रहा होता है। तो अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जुड़कर हमें एक जबरदस्त पावर देते हैं, भविष्यवाणी करने की पावर, मोशन को प्रिडिक्ट करने की पावर। और ये पावर हमें मिलती है इन तीन जादुई समीकरणों से। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन एक जैसा है, मतलब यूनिफॉर्म है, तो बस इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि वो आगे कहाँ होगा, उसकी स्पीड क्या होगी और उसे वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा।
इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करना भी आसान है, बस हमें इन वेरिएबल्स का मतलब समझना होगा। u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम और s है डिस्प्लेसमेंट। बस इन 5 चीजों को समझ लिया तो मोशन की कोई भी पहेली सुलझ सकती है। लेकिन नंबर्स और इक्वेशन से हटकर क्या कोई और तरीका है मोशन को समझने का? बिल्कुल है। हम इसे देख भी सकते हैं तस्वीरों में, और यहीं पर काम आते हैं ग्राफ्स। ये हमें मोशन की एक विजुअल कहानी सुनाते हैं। जैसे कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए, जब मोशन यूनिफॉर्म है तो ग्राफ एक सीधी लाइन है। इसका सीधा मतलब है कि ऑब्जेक्ट बराबर टाइम में बराबर दूरी तय कर रहा है। और पता है, इस लाइन का जो स्लोप है, मतलब इसकी जो ढलान है, वो हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड बताती है। जितनी खड़ी लाइन उतनी ज्यादा स्पीड। और अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो ये लाइन सीधी नहीं रहती, बल्कि एक कर्व बन जाती है। ये कर्व देखते ही पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ बदल रही है। या तो वो तेज हो रहा है या फिर धीमा। एक और बहुत काम का ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें लाइन के नीचे का जो एरिया होता है ना, वो हमें ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट बताता है ना कमाल? मतलब एक तस्वीर से कितनी सारी जानकारी मिल जाती है। तो देखा, आज हमने मोशन की पूरी भाषा ही सीख ली। हमने संदर्भ बिंदु से शुरू किया, फिर दूरी, विस्थापन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फिर गति के समीकरणों को भी समझा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई भाषा से हम किन नई दुनियाओं के राज खोल सकते हैं। जरा सोचिए, एक पेड़ से गिरते सेब से लेकर सूरज का चक्कर काटते ग्रहों तक। अब हमारे पास इन सब की कहानी बताने के लिए सही शब्द भी हैं और सही टूल्स भी।